आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ एंड व्हेन डिड इंग्लिश कम। अंग्रेजी का निर्माण कब और कैसे हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मेरा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो ग्लोबल लैंग्वेज है, जो आपका लिंक लैंग्वेज है, वह कितने देश से मिलकर एक इंग्लिश का निर्माण हुआ है और किस देश से कितने परसेंट वर्ड यूटिलाइज की गई है इंग्लिश की इंग्लिश के फॉर्मेशन के लिए। तो आइए आज हम लोग एक एक चीज बारीकी से जानेंगे, पूरा बेसिक लेवल से और पूरा एडवांस लेवल तक जानेंगे, ठीक है ना जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अभी तक इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो यह क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है क्योंकि इस क्लास में पूरा जीरो लेवल से लेकर और पूरा हाई लेवल तक चलेंगे। और आज में आप लोगों को जो ओरिजिन होता है, जो इंग्लिश का निर्माण कहाँ से हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, और इंग्लिश का निर्माण करने में किनका कितना योगदान है, और यह जो इंग्लिश वर्ड है किस देश की भाषा है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम आज बहुत ही बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश कब और कैसे आया है। हाउ एंड व्हेन डिड इंग्लिश कम, अंग्रेजी कब और कैसे आया है, आइए सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, एक मेरा वर्ड है इंडो यूरोपियन, क्या है जी? इंडो यूरोपियन ये मेरा क्या है जी? फैमिली है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंडो यूरोपियन क्या है जी? फैमिली है। इसी फैमिली से ये क्या है? मेरा फैमिली है, और इसी फैमिली से मेरा इंग्लिश का निर्माण हुआ है। और कोई आपसे पूछ दे कि इंग्लिश किस फैमिली की भाषा है, तो क्या बताएंगे जी? इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है ना। और इस इंडो यूरोपियन फैमिली में मेरे 7 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी जी? इंडो यूरोपियन फैमिली में 7 भाषाएं थी। पहला था जर्मनी, क्या था जी? पहला था जर्मनिक। दूसरा क्या था जी? फ्रेंच। तीसरा क्या था जी? लेटिन, इसमें एन होगा, जेड नहीं होगा, लेटिन। चौथा है आपका ग्रीक। पांचवा है बल्टो स्टेविक। एंड छठा क्या है जी? संस्कृत। और सातवां आपका है पार्सियन, ये आपका 7 नंबर है, पार्सियन। क्या है जी? पार्सियन। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे, 12th के एग्जाम में पूछा भी था 2022 में, कि जो इंग्लिश है किस फैमिली की भाषा है, तो आप लोग क्या बताएंगे जी? इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। और इंडो यूरोपियन फैमिली में कितनी भाषाएं हैं? तो 7 भाषाएं हैं। पहला है आपका जर्मनिक, दूसरा क्या है सर? फ्रांस। तीसरा है लेटिन। चौथा है ग्रीक। पांचवा है बल्टो स्टेविक। छठा क्या है सर? संस्कृत। एंड 7 क्या है सर? पार्सियन। तो 7 भाषाएं हैं आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली में। चलिए इसके बाद में थोड़ा सा और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, पूरा इसको जीरो लेवल से समझेंगे कि इंग्लिश का निर्माण कैसे हुआ है, ओल्ड इंग्लिश कहां से आया हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जर्मनिक। जब हमने जर्मनी को ब्रेक किया ना, ब्रेक, तो इससे निकला ओल्ड जर्मनी। क्या निकला जी? ओल्ड जर्मनिक, जो 449 में इंग्लिश का निर्माण हुआ था। कोई आपसे पूछ दे कि ओल्ड इंग्लिश का निर्माण कब हुआ था सर, तो क्या बताएंगे जी? 449 में ओल्ड इंग्लिश का निर्माण हुआ था। और 449 में जो ओल्ड इंग्लिश का निर्माण हुआ था, वह किसके द्वारा निर्माण हुआ था जी? तो एंग्लो सेक्सन के द्वारा। एंग्लो सेक्सन एक कबीला थे, कबीला लोगों को बोला जाता है ना। कबीला किसको बोलते हैं? लोग को बोलते हैं, पीपुल को बोलते हैं, ठीक है जी। तो यदि कोई आपसे पूछ दे कि ओल्ड इंग्लिश कहां से आया है, तो जर्मनिक से आया है। ये जर्मनी की भाषा है ओल्ड इंग्लिश, जो 449 में ओल्ड इंग्लिश का निर्माण हुआ था। और किसके द्वारा ओल्ड इंग्लिश का निर्माण हुआ था? तो एंग्लो सेक्सन के द्वारा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। उसके अंदर की संस्कृत से कितनी भाषाएं का निर्माण हुआ था? संस्कृत से मेरा निकला था मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। क्या निकला था जी? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा। और इस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में मेरे 3-4 भाषाएं थी। हिंदी थी, भोजपुरी थी, उसके बाद में मराठी थी और गुजराती थी। यदि कोई पूछ दे कि जो हिंदी है, भोजपुरी है, मराठी और गुजराती है, ये कहाँ की भाषा है सर, कहाँ से आया है? तो किस भाषा से आया है जी? इस संस्कृत से आया हुआ है ना। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से आया है, आधुनिक भारतीय भाषा से आया हुआ है ना। हिंदी, भोजपुरी, मराठी और गुजराती। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम अभी आपको बताया था ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है 2022 में, ठीक है।
इंडियन क्या इंग्लिश बिलोंग्स टू द एशियन डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश किस फैमिली की भाषा है, अभी हमने आपको बताया था ना किस फैमिली की भाषा है जी, तो इंडो यूरोपियन। किस फैमिली की भाषा है, इंडो यूरोपियन। अभी ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ दिया, जो इंडो यूरोपियन में कितने भाषाएं थी, 7 भाषाएं थी, उसी से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा हुआ है ना आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इंग्लिश है ना किस फैमिली की भाषा है, तो क्या बताएंगे सर, इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है ना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। उसके अंदर फिर कहता है इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है जी, बताइए। तो कौन लैंग्वेज है, जर्मनिक लैंग्वेज है। कौन लैंग्वेज है, जर्मनिक। सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 क्वेश्चन ये भी 2021 में आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग पूरा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछने वाला है, तो पूरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए इसके बाद में थोड़ा और जानते हैं। कहता है पीरियड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आवर 12th बोर्ड। ये है ना VBI है ये क्वेश्चन आपके, हर साल यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, बहुत इंपोर्टेंट है ना। पीरियड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का विकास कैसे हुआ है ना, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जब इंग्लिश का निर्माण हुआ था ना, तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश आया था। क्या आया था जी, ओल्ड इंग्लिश, जो 449 से लेकर 266 तक बोला गया। यदि कोई आपसे पूछ दे कि सर कि ओल्ड इंग्लिश का निर्माण किस भाषा से हुई है, तो क्या बताएंगे, अभी हमने पढ़ा था ना कि जर्मनिक से आई हुई है। और कब आया था ओल्ड इंग्लिश का निर्माण, कब हुआ था, 449 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो एंग्लो सेक्सन के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है, पीरियड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि अंग्रेजी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है ना सर, जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आया ओल्ड इंग्लिश, जो 449 से लेकर 266 तक चला। उसके बाद में आया था मिडिल इंग्लिश, जो 1150 से लेकर 1500 तक चला। फिर उसके बाद में आया था मॉडर्न इंग्लिश, जो 1500 से लेकर 1 वर्ष तक अभी तक चल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है जी, ओल्ड इंग्लिश जो 449 से लेकर 266 तक चला। उसके बाद में आया मिडिल इंग्लिश, जो 1150 से लेकर 1500 तक चल रहा है। उसके बाद में आया था मॉडर्न इंग्लिश, जो 1500 से लेकर 1 वर्ष अभी तक चल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बातों पर आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हर साल आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहां से राइज की जाती है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेम ऑफ द लैंग्वेज, भाषा का कैसे कैसे विकास हुआ है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले इंग्लिश को, जब इंग्लिश का निर्माण हुआ था ना, जब इंग्लिश का निर्माण हुआ था तो ENGLISC लिखा जाता था। जब ओल्ड इंग्लिश में जब इंग्लिश का निर्माण हुआ था तो इंग्लिश को क्या लिखा जाता था जी, ENGLISC। उसके बाद में इसको बोला गया, इसको लिखा गया इंग्लिश। क्या लिखा गया जी, इंग्लिश। उसके बाद में इसको लिखा गया लिंक लैंग्वेज। उसके बाद में इसको बोला गया ग्लोबल लैंग्वेज। क्या बोला गया जी, ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज। उसके बाद में इसको बोला गया नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद में इसको बोला गया इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए इस पर ध्यान रखिएगा, जब लैंग्वेज का निर्माण हुआ था इंग्लिश का 449 में, तो उस समय में इंग्लिश को ENGLISC लिखा जाता था। उसके बाद में लिखा गया ENGLISH लिखा गया। उसके बाद में लिखा गया इसको लिंक लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना। तो ऐसे ऐसे भाषा का विकास हुआ था। आइए इसको आप लोग लिख लीजिए और चलिए कहानी को और आगे ले चलते हैं। चलिए इससे इसको यहां से क्वेश्चन राज नहीं होते, यहां जानिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो मैं इंग्लिश पढ़ता हूं ना, वो इंग्लिश किस भाषा से कितना परसेंट लिया गया है, किस भाषा से कितना परसेंट लिया गया है, किस देश से कितना परसेंट लिया गया है, वह जानना बहुत ही जरूरी है कि इंग्लिश को बनाने के लिए किस देश से कितनी भाषाएं ली गई है, कितनी परसेंट की भाषाएं उसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग इंग्लिश को सीखने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए एक मेरा लेटिन है ना, लेटिन है ना, लेटिन से 29% भाषाएं का यूज किया गया है हमारे इंग्लिश को बनाने के लिए।
और उसके में जर्मन से 26% यूटिलाइज किया गया है, ग्रीक से 6%, अदर से आपका 6%, और नेम से जो नाउन होता है उससे 4%, और फ्रेंच से 29% भाषा यूटिलाइज की गई है आपके इंग्लिश के को बनाने के लिए। इंग्लिश जो एक आपका एक लैंग्वेज है, इसको बनाने के लिए देख लीजिए, लैटिन, जर्मन, ग्रीक, अदर नेम्स, फ्रांस से इतनी भाषा, इतनी % भाषा यूटिलाइज की गई है, तब मेरा एक इंग्लिश का निर्माण हुआ है। तो यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों को जानना कि बता कि एक मेरा जो इंग्लिश है उसको बनाने के लिए कितनी % यूटिलाइज किया गया है, किस देश से शब्द लिया गया है, यह जानना बहुत जरूरी था। तो ये तो आप लोग जान गए, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश से भाषा के पिता कौन है जी? यही है जोफेरी चौसर। जोफेरी चौसर है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लैंग्वेज के पिता है जियोफेरी चौसर, है ना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जियोफेरी चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के पिता के रूप में जाना जाता है क्या जी? जियोफेरी चौसर को। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, उनकी योगदान है ना, टू फॉर्मिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्मिंग करने के लिए इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा योगदान है। कहता ही वाज अ राइटर, एक राइटर थे, कवि थे, एंड डिप्लोमेट वन इन लंदन। और उनका जन्म क्या हुआ था जी? लंदन में हुआ था। इसका हिंदी यहां पर देख लीजिए। जोफरी चौसर को इस नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी भाषा के निर्माण में इनके योगदान के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा का पिता कहा गया है। वह एक लेखक, कवि और लंदन में जन्मे राजनयिक हैं। फिर कहता हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के पिता कौन है? तो जियोफेरी चौसर। इसको भी आप लोग याद रखिए, जियोफेरी चौसर। आइए नेक्स्ट वन देखिए। फिर कहता हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर के पिता कौन है जी? तो लिंडली मेरी या जेसी नेस्फील्ड, दोनों बोल सकते हैं, लिंडली मेरी या जेसी नेस्फील्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लीजिए, यही है लिंडली मेरी या जेसी नेस्फील्ड। समझिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समझेंगे इसके बारे में। कहता लिंडली मेरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कहता हिज इंग्लिश ग्रामर पब्लिश कब हुआ था जी? 1995 में। पहला जो इंग्लिश ग्रामर जो पब्लिश किए थे लिंडली मेरी, कब किए थे जी? 1995 में। आइए इसके हिंदी समझते हैं। चलिए, यहां तक तो बहुत ज्यादा जरूरी था समझना। इसके बारे में देखिए, यहां पर इंग्लिश के बारे में हम समझते हैं। अब जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, सबसे पहले ई से होता है इजी माने आसान, एन से होता है नेशनल राष्ट्रीय, जी से होता है ग्लोरी यश या कृति, एल से होता है लेवल स्तर, आई से होता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, एस से होता है सिस्टम पद्धति, हाई से होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। आपका ये है इंग्लिश का फुल फॉर्म। क्या है सर? इंग्लिश का फुल फॉर्म। ई से इजी आसान, एन से नेशनल राष्ट्रीय, जी से ग्लोरी यश या कृति, एल से लेवल, आई से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, एस से सिस्टम, एस से हाई ऊंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश क्या है? बहुत आसान है, राष्ट्र में बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। आज जैसे यदि आपके पास इंग्लिश आ जाएगी, आपकी जो एक समाज में जो ये आपकी एक जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो आपकी आइडेंटिफाई होगी, कुछ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे से अलग होगी। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में कहता व्हाट इज अ ग्रामर। ग्रामर किसे कहते हैं? कहता है ग्रामर क्या है सर? ग्रामर पढ़ने से क्या फायदा है? ग्रामर क्यों पढ़ते हैं और ग्रामर को क्यों जानना चाहिए? ये जानना बहुत जरूरी है। कहता है ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सुशुद्ध बोलना तथा पढ़ना लिखना सीखते हैं। कहता है ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सुशुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं, है ना। कहता है ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू विच वी लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट ए लैंग्वेज वेरी करेक्टली है। कहता है ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू विच वी लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज वेरी करेक्टली। कहता है ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा, कोई भाषा हो,
हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, गुजराती हो, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं ना, वही क्या है ग्रामर, उसको क्या कहते हैं ग्रामर। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर डेट इज में दूसरा एक डिफिनेशन देखते हैं ना, ये देखिए। फिर कहता है भाषा के नियमों की किताब को हम क्या कहते हैं ग्रामर कहते हैं। ग्रामर इज अ बुक ऑफ द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। कहता है ग्रामर इज अ बुक ऑफ द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा के नियमों की किताब को क्या कहते हैं ग्रामर कहते हैं सर। जो आपका भाषा होता है ना, जो हिंदी भाषा होती है, जो संस्कृत भाषा होती है, जो इंग्लिश भाषा होती है, इसका जो किताब होता है ना, उसी को सर ग्रामर कहते हैं ना। भाषा के जो नियम होता है, नियम, भाषा के जो नियम, हिंदी भाषा है उसकी जो नियम होती है ना, उसी किताब को हम क्या कहते हैं ग्रामर कहते हैं। संस्कृत एक भाषा है, उसके जो नियम के किताब को क्या कहेंगे ग्रामर कहेंगे, है ना। तो क्या देखिए, भाषा के नियमों की किताब को क्या कहेंगे सर ग्रामर। ग्रामर इज अ बुक ऑफ द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा के नियमों की किताब को क्या कहते हैं ग्रामर। देखिए आपके मैथ के फॉर्मूला में इसको आप बोल सकते हैं जी इक्वल टू आर ऑफ एल। भाषा के नियमों के किताब को क्या कहेंगे ग्रामर कहेंगे। भाषा के नियमों के किताब को क्या कहेंगे सर ग्रामर कहेंगे, है ना। जी देखिए यहां पर वेयर जी इक्वल टू ग्रामर, आर इक्वल टू रूल्स और एल इक्वल टू लैंग्वेज है। तो भाषा के नियमों की किताब को क्या कहेंगे। आप एक बार में कोई आपसे डिफिनेशन पूछता है कि ग्रामर किसे कहते हैं, तो आप मैथ के फॉर्मूला में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं जी इक्वल टू आर ऑफ एल। क्या बोलेंगे जी इक्वल टू आर ऑफ एल, जी इक्वल टू आर ऑफ एल। भाषा के नियमों की किताब को क्या कहते हैं ग्रामर कहते हैं, है ना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए सर, है ना। फिर कहता है ग्रामर इज द, देखिए ग्रामर किसे कहते हैं, डेट इज में एक और डिफिनेशन जानिए। ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा के संविधान को क्या कहते हैं जी ग्रामर कहते हैं। जो भाषा होता है, जो उसकी नियम होती है ना, उसी को क्या कहेंगे ग्रामर कहते हैं। तो भाषा के संविधान को क्या कहेंगे सर ग्रामर कहेंगे, है ना। फिर कहता है ग्रामर का फुल फॉर्म जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर। तो जी से ग्रोथ माने विकास, आर से रियल वास्तविक, ए से एप्टीट्यूड ज्ञान, एम से माइंड आदमी, एम से माइंड दिमाग, एम से माइंड आदमी, एम से माइंड दिमाग, एम से सॉरी ए से एम्पल माने पर्याप्त और आर से रेंज माने क्षेत्र। तो यह है आपका ग्रामर का फुल फॉर्म। ग्रोथ, रियल, एप्टीट्यूड, मेंस, माइंड, एम्पल, रेंज, है ना। जी इक्वल टू ग्रामर, आर इक्वल टू रियल, ए इक्वल टू एप्टीट्यूड, एम इक्वल टू मेंस, एम इक्वल टू माइंड, ए इक्वल टू एम्पल, आर इक्वल टू रेंज। तो क्या कहता है सर, अब आइए इसका हम डिफिनेशन समझते हैं, इसी से डिफिनेशन हम बनाएंगे, ठीक है। इसी जो ग्रामर का फुल फॉर्म है ना सर, इसी से हम लोग डिफिनेशन तैयार करते हैं। कहते हैं ग्रामर, देखिए इसी से डिफिनेशन तैयार कर रहे हैं। ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ अ रियल एप्टीट्यूड ऑफ अ मेंस माइंड इन एन एम्पल रेंज। पर्याप्त क्षेत्र में मानव के मस्तिष्क के वास्तविक ज्ञान के विकास को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ अ रियल एप्टीट्यूड ऑफ अ मेंस माइंड इन एन एम्पल रेंज। पर्याप्त क्षेत्र में मानव के मस्तिष्क के वास्तविक ज्ञान के विकास को क्या कहेंगे सर ग्रामर, याद रख रहिएगा। चलिए वही है, ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ अ रियल एप्टीट्यूड ऑफ अ मेंस माइंड इन एन एम्पल रेंज। पर्याप्त क्षेत्र में किसी मनुष्य के वास्तविक ज्ञान के विकास को क्या कहते हैं सर ग्रामर। ग्रामर की उत्पत्ति भाषा, देखिए बहुत इंपोर्टेंट नोट है, समझिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस नोट को समझिएगा। कहता है ग्रामर की उत्पत्ति भाषा से हुई है, किससे हुई है भाषा से हुई है। ग्रामर की उत्पत्ति भाषा से हुई है, इसलिए भाषा ग्रामर की जननी है। ग्रामर इज बोर्न ऑफ अ लैंग्वेज, सो अ लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ग्रामर। ग्रामर की उत्पत्ति किससे हुई है जी भाषा से हुई है। ग्रामर इज बोर्न ऑफ अ लैंग्वेज, सो अ लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ग्रामर। कोई आपसे पूछ दे कि ग्रामर की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भाषा से हुई है। ग्रामर की जननी कौन है, तो भाषा है। अगर भाषा नहीं होता ना तो आप इस जन्म में इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ते। आपका इंग्लिश भाषा है तो भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी भाषा है तब भी आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा है तब भी आप संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं। यदि जर्मन क्या जी, यदि आपका गुजराती भाषा है तो आप गुजराती ग्रामर पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो यदि कोई आपसे पूछ दे कि ग्रामर की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रामर कहां से बनाया सर, ग्रामर की जननी कौन है, तो क्या बताएंगे ग्रामर की उत्पत्ति भाषा से हुई है, भाषा से। ग्रामर इज बोर्न ऑफ अ लैंग्वेज, सो अ लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ग्रामर है। चलिए उसके बाद में सर समझते हैं ना, इसको देखिए। फिर कहता है ना हर भाषा का अपना अलग अलग ग्रामर होता है।
एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ऑन सेपरेट ग्रामर। हर भाषा का अपना अलग ग्रामर होता है। हिंदी का अलग ग्रामर होता है, संस्कृत का अलग होता है और इंग्लिश का अलग होता है। आप पढ़े होंगे सर, आप हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वहीं पढ़े होंगे, लेकिन जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़िएगा तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लुरल, इसमें तीसरा वचन नहीं होता है। तो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ऑन सेपरेट ग्रामर। हर भाषा का अपना अलग अलग ग्रामर होता है। हिंदी का अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, फ्रांस का अलग होता है, जर्मनी का, सबका अलग अलग होता है। चलिए उसके बाद में क्या कहता है सर, देखिए लिखा है ना, हर भाषा का अपना अलग अलग ग्रामर होता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ऑन सेपरेट ग्रामर। सेपरेट माने क्या होता है सर? अलग अलग। सेपरेट माने होता है अलग अलग। क्या होता है सर? अलग अलग, अलग अलग। ऐसी सेपरेट से बनाया सेपरेशन। सेपरेशन, सेपरेशन माने होता है जुदाई। क्या होता है? जुदाई। चलिए यहां तक आइए, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ओ यहीं तक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।